Okay, now see the next topic is chemiosmotic hypothesis. Hold your pencils. We are going to read from line to line from NCERT. Okay. Let us now try and understand how actually ATP is synthesized in the chloroplast. अभी तक हमने ये पढ़ा था कि PS1 में और PS2 में की प्रोसेस में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा था, एटीपी बन रहा था. बट हमें एक्चुअल में अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि जो एटीपी हो रहा है वो बन रहा है वो किस प्रोसेस से बन रहा है. So we'll now understand the process ki how ATP is formed in the PS1 cyclic photophosphorylation and non-cyclic. तो ATP कैसे बनता है क्लोरोप्लास्ट में. The chemiosmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism. तो इसको समझाने के लिए क्या कर दिया, chemiosmotic hypothesis को आगे रख दिया समझाने के लिए. Like in respiration, in photosynthesis too, the ATP synthesis is linked to development of a proton gradient. तो जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन में होता है कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस होती है वहां पे एटीपी बनता है, वैसे ही यहाँ पे रेस्पिरेशन में एटीपी बनता है. हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन में 38 एटीपी बनते हैं, वैसे ही फोटोसिंथेसिस में भी एटीपी बनते हैं. उसको समझाने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, एक प्रोसेस का डेवलपमेंट कर दिया. उस प्रोसेस को हमने बोल दिया प्रोटोन ग्रेडियंट. दैट इज नोन एज प्रोटोन ग्रेडियंट. तो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट ओवर देयर. प्रोटोन ग्रेडियंट मीन्स in one place concentration is higher and on other side the concentration is lower. प्रोटॉन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब होता है कि जहां पर एक प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग, किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन हमारा हाई होगा, उसी के अपोजिट साइड कॉन्सेंट्रेशन हमारा लो होगा, तो वहां पे ग्रेडियंट बन जाता है. फिर चीजें एक जगह दूसरी जगह मूव करने स्टार्ट करती हैं. नाउ सी दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड्स. तो हमने यहाँ पे इनको क्या ले लिया है, थाइलाकॉइड्स. आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड्स भी होते हैं और स्ट्रोमा लैमिला भी होता है. तो यहाँ पे ये जो पूरी प्रोसेस होने वाली है हमारी मेम्ब्रेन्स में होने वाली है थाइलाकॉइड्स की. देयर इज वन डिफरेंस दो, हेयर द प्रोटोन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, हमारे जो प्रोटोन यहाँ पे हमारे कलेक्ट होंगे, एक्यूमुलेट होंगे. तो प्रोटोन हमारे जो एक्यूमुलेट होंगे वो कहाँ होंगे, दे विल बी एक्यूमुलेटेड इनसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड. तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन का डायग्राम देखिए इन योर बुक, चेक आउट द डायग्राम. तो दो जो मेम्ब्रेन्स के बीच में हमारा जो हमारी जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है वहां पे उसके अंदर की साइड जो ल्यूमेन है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ल्यूमेन. सी देयर इज रिटन ल्यूमेन. सी योर डायग्राम वेयर इट्स रिटन एटीपी सिंथेसिस थ्रू chemiosmosis. द न्यू डायग्राम ऑफ chemiosmotic hypothesis, दैट डायग्राम यू विल सी. यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि हमारा जो ल्यूमेन है, सी इट्स रिटन देयर LUMEN ल्यूमेन. तो ल्यूमेन में हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे प्रोटॉन्स जो हो रहे हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, एक्यूमुलेट. देखो प्रोटॉन आपको पता है पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन आयंस हमारे प्रोटॉन्स ही होते हैं. तो हाइड्रोजन आयन हमारे अंदर की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं. इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो हमारी बॉडी में क्या होता था कि रेस्पिरेशन में जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो हमारे कहाँ इकट्ठे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर, इंटर स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू ETS. तो हमारी बॉडी में भी ये सिस्टम चलता है बट कुछ अलग तरीके से. वहां पे क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे प्रोटॉन्स मूव करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में. प्लांट्स में क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, यहाँ पे हमारे जो प्रोटॉन्स हैं, H आयंस हैं, वो थाइलाकॉइड के अंदर मेम्ब्रेन के ल्यूमेन में मूव कर रहे हैं. Let us understand what causes proton gradient across the membrane. अब हम समझेंगे कि proton gradient हमारा कैसे होता है membrane के across. We need to consider again the process that takes place during the activation of electron and their transport determine the step. तो हमें इसको समझने के लिए दोबारा से प्रोसेस को समझना होगा कैसे हमारे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक में जाइट स्कीम में कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहे हैं, फिर वो जंप कर रहे हैं, प्राइमरी रिसेप्टर उनको ले रहा है, फिर उसको PS1 में भेज रहा है थ्रू अ चेन बिटवीन देम एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू डिटरमाइन द स्टेप दैट कॉज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट. तो इसकी वजह से हमारा वहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है. मतलब एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन हायर जाता है, एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन लोअर जाता है. वो किसकी वजह से जाता है. नाउ कम टू द स्टेप्स, विल रीड द स्टेप्स. Let us understand what causes the proton gradient during the membrane. We need to consider the process that takes place during the activation of electrons and their transport determine the step that cause a proton gradient. First step देखिए हमारा क्या है. First step हमारा आएगा since splitting of
वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। सबसे पहले हमारा क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल हमारा स्प्लिट होगा मेम्ब्रेन की इनर साइड में। सो यू कैन लुक ऑन टू द फिगर ऑल्सो। यहाँ पे एक साइड पे वाटर लिखा हुआ है जहाँ पे वाटर स्प्लिट हो रहा है, अगर नहीं लिखा तो यू राइट डाउन द वाटर। H2O को आप स्प्लिट करके दिखा सकते हैं H आइंस में और E आइंस में। H2O को आप स्प्लिट करके दिखा दो उस डायग्राम के बाहर साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे, H आइंस और इलेक्ट्रॉन्स में। तो पहले हमारा क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड, मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे वाटर स्प्लिट होता है। द प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयन, जो हमारे वाटर के स्प्लिट होने से जो प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयंस बने हैं वो क्या होंगे, दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। तो वो हमारे सारे प्रोटॉन्स जो होंगे वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ल्यूमेन में जाके इकट्ठे हो जाएंगे वाटर के स्प्लिट होने की वजह से, क्योंकि वाटर जब स्प्लिट होता है वो H आयंस भी बनाता है और E इलेक्ट्रॉन्स भी बनाता है। E नेगेटिव हो गए और प्रोटॉन हमारे पॉजिटिव हो गए, तो प्रोटीन हमारे पॉजिटिव, प्रोटॉन्स हमारे चले जाते हैं ल्यूमेन के अंदर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हमारे फोटो सिस्टम से मूव करना शुरू करते हैं। अब बात आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स तो हमारे अंदर चले गए ल्यूमेन में, वाटर की स्प्लिट होने से इलेक्ट्रॉन्स भी बचे हैं। अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोटो सिस्टम में मूव करेंगे, आपको डायग्राम से भी समझाऊंगी बाद में, पहले हम थ्योरी देख लेते हैं एक बार। जैसे इलेक्ट्रॉन हमारे फोटो सिस्टम से मूव करते हैं, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो वैसे ही हमारे जो प्रोटॉन्स होंगे वो ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे। दिस हैपन बिकॉज द प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन which is located toward the outer side of the membrane ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स नॉट टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू द हाइड्रोजन कैरियर। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे जो प्राइमरी एक्सेप्टर जो हमारे मेम्ब्रेन के आउटसाइड में लगे हुए हैं, देयर आर द प्राइमरी एक्सेप्टर्स आउटसाइड द मेम्ब्रेन, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन कैरियर को ट्रांसफर ना करके हाइड्रोजन कैरियर्स को ट्रांसफर करने लगते हैं। हेंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव अ प्रोटॉन, ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा एक प्रोटॉन रिमूव होता है फ्रॉम द स्ट्रोमा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फोटो सिस्टम्स में एक प्रोटॉन हमारा वहां पे रिमूव होता है। व्हेन दिस मॉलिक्यूल पासेस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन, जब ये मॉलिक्यूल हमारा इलेक्ट्रॉन्स को पास करेगा कैरियर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, द प्रोटॉन इज रिलीज्ड इनटू द इनर साइड ऑफ द ल्यूमेन। तब जब हमारी ये प्रोसेस होगी तो हर प्रोसेस में क्या होगा कि हमारा एक एक प्रोटॉन रिलीज होता जाएगा मेम्ब्रेन के ल्यूमेन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, कम टू स्टेप 3, द NADP रिडक्टेज एंजाइम, जो हमारा NADP रिडक्टेज एंजाइम होगा, एवरीबॉडी नो NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, NADPH को रिड्यूस करता है NADP पॉजिटिव में, और ये एंजाइम की हमारी जो लोकेशन होती है वो होती है स्ट्रोमा ऑफ द मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन की स्ट्रोमा में हमारा ये एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम। Along with electrons that come from acceptor of electrons of PS1, the protons are necessarily for reduction of NADP to NADPH। तो देखिए जब हमारा क्या होता है, NADP रिडक्टेज एंजाइम हमारा स्ट्रोमा सी देयर इट्स रिटन स्ट्रोमा, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ देखो स्ट्रोमा लिखा हुआ है, इस स्ट्रोमा पे हमारा NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है। ये हमारा क्या करता है, along with electrons, इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और PS1 में आते हैं, प्रोटॉन्स हमारे क्या करते हैं NADP को NADPH में रिड्यूस कर देते हैं, एंड दीज प्रोटॉन्स आल्सो रिमूव फ्रॉम द स्ट्रोमा, और ये हमारे प्रोटॉन स्ट्रोमा से भी निकल जाते हैं क्योंकि दे आर रिड्यूसिंग NADPA टू NADPH, क्योंकि NADP जब NADPH में रिड्यूस होगा तो क्या होगा, H ऐड होगा ना, H ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोटॉन को ऐड करेंगे तभी P के साथ H आएगा, पहले P पॉजिटिव वो अकेला है, H आएगा तो PH हो जाएगा। नाउ सी हेंस विद द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इन द नंबर। अब क्या होगा कि हमारे जो प्रोटॉन्स होंगे वो स्ट्रोमा में डिक्रीज होने लगेंगे। डिक्रीज क्यों होंगे, क्योंकि वो हमारे क्या कर रहे हैं, वो रिडक्शन कर रहे हैं NADP का NADPH में, तो ये वहां यूटिलाइज होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये रिड्यूस होने लगेंगे। वाइल इन द ल्यूमेन, और ल्यूमेन के अंदर ये इकट्ठे होने लगेंगे। ल्यूमेन के अंदर देखो H आयंस कितने ज्यादा दिख रहे हैं और बाहर हमारे कम होने लगेंगे, सब हमारे अंदर जा रहे हैं। दिस क्रिएट, इसकी वजह से क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा, क्योंकि बाहर तो कम हो गए अंदर ज्यादा हो गए, जब एक चीज कम है और एक चीज अंदर ज्यादा है तो उससे क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट, या ग्रेडियंट बन जाएगा हमारा अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, एज वेल एज द मेजरेबल डिक्रीज इन द पीएच इन द ल्यूमेन, और अंदर का जो पीएच हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस वहां ज्यादा आ गए हैं।
Why are we so interesting in proton gradient? हम लोग इतने इंटरेस्ट क्यों शो करते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट में कि कैसे एक जगह का कॉन्सेंट्रेशन जो ज्यादा होता है एक जगह का कम होता है. This gradient is important because it is the breakdown of this gradient that leads to the synthesis of ATP. ये ग्रेडियंट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ये ग्रेडियंट टूटता है तभी हमारे जो क्लोरोप्लास्ट में क्या बनते हैं एटीपी. जब तक ये ग्रेडियंट नहीं बनेगा तब तक ये ग्रेडियंट नहीं टूटेगा. अब देखिए कैसे टूटेगा. द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल. अब देखिए ये हमारा ग्रेडियंट कैसे टूटेगा. यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रोटॉन मूव करेंगे मेम्ब्रेन से स्ट्रोमा में, किसकी हेल्प से, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की वजह से. अब देखते हैं ये क्या है. ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ CF0 ऑफ ATP synthesis. The ATP synthesis enzyme consists of two parts. ATP synthesis enzyme के दो पार्ट होते हैं. एटीपी सिंथेसिस डायग्राम में आप देख सकते हैं येलो वाला जो नीचे को पोर्शन निकला हुआ वो एटीपी एंजाइम का स्ट्रक्चर है. एटीपी के दो पार्ट होते हैं, एक छोटी सी बॉल होती है, एक बड़ी सी बॉल होती है. छोटे वाले पार्ट को बोलते हैं F0 और बड़े वाली बॉल को बोलते हैं F1. तो ये एटीपी एंजाइम का एक डिजाइन है, उसकी बॉडी का एक डिजाइन है. अब देखिए द वन इज कॉल्ड F0. जो F0 उसका ऊपर वाला पार्ट होता है वो कहाँ होता है, इट इज एम्बेडेड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. ये वाला पार्ट इसका थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर घुसा होता है. देखो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ऊपर वाला पार्ट लगा हुआ है F0, तो ये बोलते हैं F0 पार्ट. एंड फॉर्म्स अ ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल दैट कैरीज आउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. यहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस भी करवाएंगे. द अदर पोर्शन, जो दूसरा पोर्शन है इसको बोलते हैं हम CF1 या F1 भी कहते हैं. इट प्रोट्रूड्स ऑन द आउटर सरफेस. ये वाला पार्ट बाहर को निकलता है मेम्ब्रेन से और दूसरी साइड पे है, ये स्ट्रोमा की साइड पे है. देखो स्ट्रोमा है, वहां स्ट्रोमा की साइड पे है, इसको बोलते हैं F1. The breakdown of the gradient provides enough energy to cause a conformational change. जैसे ही एनर्जी मिलती है ग्रेडियंट के टूटने से तो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द CF1 पार्टिकल ऑफ द ATP synthesis. ATP synthesis एंजाइम को यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी मिलती है which makes the enzyme synthesis several molecules of energy packed. जिसकी वजह से एंजाइम वहां पे बहुत सारे ATP बनाता है. जैसी एनर्जी मिलती है वैसे ही ATP क्या करता है, ATP सिंथेसिस एंजाइम है. ये वो एंजाइम है जो ATP बनाता है. सिंथेस ATP सिंथेस एंजाइम का ये स्ट्रक्चर है. ये एंजाइम क्या करता है, ये ATP बनाता है. किससे बनाता है, ADP से. तो एरो के उस साइड देखो ADP लिखा हुआ है और एरो के आगे सामने आपको ATP लिखा हुआ है. तो नीचे वाली आप देख सकते हैं डायग्राम की जस्ट एंडिंग पे इट्स गिवन ओवर देयर. अब देखिए केमी ऑस्मोसिस रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन. तो इस प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक मेम्ब्रेन चाहिए होती है जो कि हमारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है, एक प्रोटॉन पंप चाहिए होता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए होता है और एक एंजाइम चाहिए होता है, इसका नाम होता है ATP सिंथेस. एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द थाइलाकॉइड ल्यूमेन. तो यहाँ पे एनर्जी की जरूरत होती है ताकि प्रोटॉन्स जो है वो पंप होकर एटीपी सिंथेस में प्रोटॉन पंप होकर आए और एडीपी वहां पे प्रोटॉन्स को ले और वहां पे एटीपी बनाए. एटीपी सिंथेस हैज अ चैनल दैट अलाउज डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन. दिस रिलीज एनफ एनर्जी टू एक्टिवेट एटीपी सिंथेसिस एंजाइम दैट कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. तो एटीपी सिंथेस जो होता है उसके पास चैनल्स भी होते हैं एंजाइम के पास कि वो अपने वहां पे डिफ्यूजन की प्रोसेस से प्रोटॉन्स को वापस मेम्ब्रेन में भी भेज सकता है जिसकी वजह से इनफ एनर्जी मिल जाए एक्टिवेट करने के लिए एटीपी सिंथेस एंजाइम को. along with NADPH produced by the movement of electron. इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ऊपर आप देखेंगे अगर फोटोसिस्टम 1 के आगे NADPH भी प्रोड्यूस हो रहा है. यहाँ पे NADPH भी प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से. नीचे हाइड्रोजन के मूवमेंट से ATP प्रोड्यूस हो रहा है. ये दो चीजें आपको याद रखनी है. नीचे हाइड्रोजन आ रहे हैं तब ATP बन रहा है, ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तब हमारा जाके NADPH बन रहा है. The ATP will be used immediately in the biosynthetic phase of reaction. तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, स्ट्रोमा में आपको पता है हमारे बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं. तो यहाँ पे हमारे ATP यूज्ड हो जाएंगे which is responsible for fixing CO2 and synthesis of sugar. जो कि हमारी CO2 को बनाने के लिए और शुगर बनाने के लिए हमारे ATP यूज हो जाएंगे. तो देखिए
आपको मैंने पहले बताया था कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे एटीपी और NADPH बनते हैं। वो दोनों बनने के बाद डार्क रिएक्शन में वही यूज होते हैं दो प्रोडक्ट्स हमारे शुगर बनाने के लिए और CO2 को फिक्स करने के लिए। मतलब डार्क रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज कर रही है। वही चीज यहाँ पे साफ साफ लिखी है, along with NADPH produced by movement of electron. इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर रहे हैं, वहां से NADPH बन रहा है। The ATP will be used immediately. ATP हमारा तुरंत यूज हो जाएगा स्ट्रोमा में, क्योंकि सारी रिएक्शंस हमारी स्ट्रोमा में होती है। क्लोरोप्लास्ट में जो लिक्विड फिल्ड होता है ना पूरा ग्रीन कलर का, वो पूरा स्ट्रोमा होता है, वहां पे सारी रिएक्शंस हो रही है। वहां पे हमारा क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग CO2 फिक्सिंग, मतलब वहां पे C3 और C4 साइकिल चल रही है हमारी, कैल्विन साइकिल और हैच एंड स्लैग, और वहीं पे हमारी शुगर भी बन रही है। नाउ कम टू द डायग्राम, नाउ सी द डायग्राम 11.7। देखो वहां पे सनलाइट लाइट एनर्जी फॉल हो रही है, ये सेम वही आपको बता रखा है पूरा का पूरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही की ही प्रोसेस है ये पूरी। बस उन्होंने ये बताया कि इसमें एटीपी एक्चुअल में बनते कैसे, हमने सिंपल वहां पे एरो लगाया था और लिख दिया था एटीपी बन गए, बट एक्चुअल में एटीपी बन कैसे रहे वो यहाँ बताया है। पहले आपको पता है PS2 होता है, बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है साइटोक्रोम्स का, फिर PS1 होता है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं तो सबको पता है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, वहां से NADPH बन जा रहा है। बट इस साइड पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो H आयंस वाटर की स्प्लिटिंग से हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन बन रहे हैं, वो हमारे ल्यूमेन के अंदर इकट्ठे होते हैं। ल्यूमेन के अंदर से जो ग्रीन वाली लाइन है वो सीधा उनको कहाँ लेके आ रही है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ हमारा यहाँ पे क्या है, यह हमारा ATP सिंथेसिस एंजाइम है, जो कि उनको प्रोटॉन्स को यूज करके एनर्जी लेकर के, प्रोटॉन्स एनर्जी देते हैं उनको, एनर्जी लेकर के वहां पे ATP बना रहा है। तो देखिए फोटो सिस्टम सेकंड में आप देखो P680 की लाइट आ रही है, ऑफ पी फोटो सिस्टम 1 में P700 की आ रही है। बाकी जितने भी हमारे ये जो प्लास्टोक्यूनिन वगैरह सब लगे, दीज ऑल आर द साइटोक्रोम्स। आई टोल्ड यू व्हाट आर द साइटोक्रोम्स, मैंने आपको बताया था साइटोक्रोम्स क्या होते हैं, आयरन कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं ये। तो देखिए यहाँ पे साफ लिखा है कि हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, और बाहर हमारा लो हो जाता है। अब देखिए जो लास्ट वाला पोर्शन है हमारा, लास्ट वाला पोर्शन देखिए, एटीपी एंजाइम का पूरा एक बार स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो हमारा एटीपी है, एटीपी सिंथेस एंजाइम, देखो नीचे उसके एक एरो है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिखा है प्लस H आयन। H आयंस देखो ऊपर से यहाँ आ रहे हैं बाहर, H आयंस इन्हें एनर्जी दे रहे हैं कंबाइन होने के लिए, फिर जाके एटीपी बन रहा है। समझ में आया, एटीपी प्रोटॉन लेने से बन रहा है, मेन कंक्लूजन यही है, एटीपी प्रोटॉन लेने से बन रहा है। ऊपर जाइए आप टॉप पे, वहां देखो वहां पे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने की वजह से हमारा वहां पे क्या बन रहा है, NADPH बन रहा है, और वहां पे भी हमारा एक प्रोटॉन NADP के साथ कंबाइन हो रहा है, तो NADPH बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट्स में लिखा भी था, द इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटोसिस्टम, जैसे इलेक्ट्रॉन एक फोटोसिस्टम को छोड़ के दूसरे में जाते हैं, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन में प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, वहां प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने की वजह से प्रोटॉन्स जो हो रहे हैं वहां पे NADP पॉजिटिव से ऐड हो रहे हैं, और NADPH, H कब आएगा, जब एक H ऐड होगा रिएक्शन में, जैसी ऐड रिएक्शन में H ऐड हुआ वहां पे भी एक H ऐड हो गया, तो यहाँ पे हमारा NADPH बन गया। तो देखिए ये आपका पूरा का पूरा केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस है, which is very important to explain कि how your ATP synthesis takes place in your Z scheme of reaction बोल सकते हैं, या फिर हम इसे cyclic photophosphorylations बोल सकते हैं, नॉन साइक्लिक photophosphorylations बोल सकते हैं, बिकॉज ATP तो हमारे दोनों साइकिल्स में बनते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी बनते हैं और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी बनते हैं। दिस इज क्लियर नाउ, so your chapter is now completed.